नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कई बार खबर सिर्फ वो नहीं होती जो हुआ है, ये भी नहीं होती कि ये होने वाला है। कई बार खबर ये भी होती है वो क्या होने वाला था जो हो न सका, और अगर दोबारा हुआ तो क्या होगा। आज की खबर ऐसी ही है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि संसद का विशेष सत्र मोदी जी ने क्यों बुलवाया था। वो कौन सी वजह है जिसके कारण उनको अपना एजेंडा वापस लेना पड़ा, और वो कौन सा कारण है जिसके कारण अब मोदी जी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आज हम समझेंगे कि 2024 की दिशा में क्या ये भी कोई संकेत है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। संसदीय राज्य मंत्री का एक ट्वीट आया था, ट्वीट कहें या एक्स कहें, जो भी कहें, और उसके जरिए दुनिया को पता चला था कि भारत की संसद का विशेष सत्र हो रहा है। विशेष सत्र मतलब कोई खास अवसर, बड़ा अवसर, जो ऐतिहासिक अवसर हो, जिस अवसर को आप मनाएं, सेलिब्रेट करें, या कुछ बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। यूं ही कोई अचानक देश भर के सांसदों को नहीं बुला लेता और उनके बीच में चर्चा नहीं कराता। तो जब ये विशेष सत्र का ऐलान हुआ तो सरकार बार बार एजेंडा को छिपा रही थी, और उधर से विपक्ष की तरफ से मांग उठ रही थी कि भैया बताओ तो एजेंडा क्या है। और इसके बीच में कहीं ना कहीं विशेष सत्र पूरा छिपा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह सत्र जो है वो समय पर चुनाव ना हो, इसके लिए बुलाया गया है। एक देश एक कानून का भी एजेंडा ये लागू कर सकते हैं, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि ये तीनों राज्यों के चुनाव टालने का कोई जुगत लगाए, क्योंकि ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक होने वाले थे। तरह तरह की आशंकाएं चल रही थी। सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। आखिर में विशेष सत्र हुआ। सत्र के अंदर बहुत सारी चीजें आईं और सत्र समाप्त हो गया। उसके बाद एक चर्चा चली कि भाई विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो हो ना हो, ये महिला आरक्षण विधेयक के लिए बुलाया गया है। वो क्या है, मातृशक्ति, वंदे मातृशक्ति जो भी है, उसके लिए बुलाया गया है। और उसके बाद सब लोग शांत बैठ गए। क्या इस देश में मोदी जी जैसा बड़ा नेता और मोदी जी जैसा तेज दिमाग का नेता इसलिए सत्र बुलाएगा? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई महिला आरक्षण विधेयक, मान लीजिए उसको, इसे जब आप लाए हैं तो इसको अभी लागू तो होना नहीं। खुद सरकार ने कहा कि पहले जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद में फिर सीमांकन होगा, देश भर में पुनर्सीमन होगा। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र छोटे बड़े होंगे, 2 में से काट के तीसरा बनाया जाएगा, किसी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, कहीं 2 मिला के, यही होगा ना। तो ये जो पुनर्सीमन होगा उसके बाद में होगा। तो ये मान के चलिए कि इस काम में जो लोगों का अनुमान है कि 10 साल कम से कम लगेंगे। और ये 10 साल का मामला तब है जब जाति जनगणना का जो मसला उठ रहा है वो मसला बीच में ना उलझे, पहली चीज। दूसरा, जो पिछड़े वर्गों को इस 33% आरक्षण है, इसके बीच में जो आरक्षण देने की मांग है वो मांग अभी एड्रेस नहीं की गई है, बिल पास हो गया है। तो जाहिर बात है इसके लागू होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इन मांगों को शामिल किया जाए। तो 10 साल तो मान के चलिए। तो जो चीज 10 साल बाद लागू होनी है उस चीज को 1 महीने बाद भी तो पेश किया जा सकता था लोकसभा में। वो कौन सी ये वजह तो नहीं लगती है जिसके कारण ये बिल बुलाया, ये अलग से विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र जैसी बड़ी चीज जो दुर्लभ होती है, आमतौर पे बुलाया ही नहीं जाता है, और वो चीज इस तरह से आनन फानन में महिला आरक्षण विधेयक के साथ में खत्म कर दी गई। तो क्या मोदी जी का वो जो एजेंडा, जो विशेष सत्र के जरिए वो लागू करने वाले थे, वो एजेंडा अभी भी हिडन एजेंडा है? और वो एजेंडा क्या अब किसी और तौर पे लागू होने वाला है?
अगर आप इसको सोचने की कोशिश करेंगे तो एजेंडा कौन सा हो। सत्र आने से पहले मोदी जी ने अपने मंत्रियों से बातचीत में उनको एक मंत्र दिया था। उस मंत्र में दो चीजें थी कि इंडिया बनाम भारत वाले मसले को ज्यादा तूल मत दीजिए, और जो हिंदुत्व को लेकर उदयनिधि का बयान आया है उस मसले में कोई कसर मत छोड़िए। इस सूत्र वाक्य और इस उद्देश्य के नजरिए से अगर आप देखें तो उदयनिधि के बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी इसमें एक हिंदुत्व के मुद्दे के लिए संभावनाएं देख रही थी। उसे लगता था कि आने वाले समय में हम हिंदुत्व को एक बेहतरीन मुद्दे के तौर पे पेश करेंगे, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करेंगे, और दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की बैठक में भी कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक में यह निर्देश दिए गए कि हमें ध्रुवीकरण करना है जितना हो सके। तो पार्टी उस एजेंडा पे काम कर रही है। तो ध्रुवीकरण के एजेंडा पे क्या इस सदन में, इस सत्र में कोई ऐसी चीज आने वाली थी जिसको लगातार इस उभार को देखते हुए जो पिछड़े और बहुजन की आवाज उठ रही है, वो लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, उनका एजेंडा सामने आ रहा है और उसको लेकर तरह तरह के विचार आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो एकदम बौद्ध दर्शन के हिसाब से खड़े हो गए हैं, हिंदू धर्म पे हमले कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पे हमले कर रहे हैं। तो इस सब के जरिए क्या अब उनको लगा कि अगर हम इस मामले पर जाएंगे तो ये जातीय आरक्षण, पिछड़े वर्ग का मसला और ये जो महिला आरक्षण को जो काट के तौर पर लाए थे कि हम आरक्षण वर्ग के अंदर भी दो हिस्से कर देंगे महिला पुरुष के नाम पे, उसका लागू ना होना, लंबे समय के लिए टल जाना, यानी कि अब जो होने वाला है उसमें अब पिछड़े वर्ग का मसला महिला आरक्षण में भी अच्छी तरह से डालने में विपक्ष कामयाब हो गया है। यानी जो आपका स्त्री पुरुष का विमर्श था वो बहुजन विमर्श की काट के लिए आप लेकर आए थे, लेकिन बहुजन विमर्श ने आपके स्त्री पुरुष वाले विमर्श के बीच में एक विभाजन पैदा कर दिया। तो विपक्ष ने क्या किया कि आप जो जिस तरह की एकता में अनेकता का लाभ लेना चाहते थे, उन्होंने उसके अंदर अपनी वाली अनेकता डाल दी और आपकी अनेकता को छोटा कर दिया। तो ऐसे में अगर इस सदन में कोई भी हिंदू अस्मिता, हिंदूवाद, ये वो एंटी मुस्लिम या कुछ और बिल लेकर आते तो एक ज्यादा कंसोलिडेटेड विरोध आने वाले चुनावों में सामने दिखाई पड़ता। इस तरह का कोई भी एजेंडा लागू करने पे एक बड़ा जोखिम था इन तीन राज्यों में दुर्गति होने का, क्योंकि इन तीन राज्यों में स्थिति पहले ही खराब चल रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कुछ भी कर, परसों तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अचानक वो एक शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन करने गए थे और देखने लगे और अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि विश्लेषकों का कहना है कि उनको अपना जो दर्द है वो उनकी आंखों में आ गया। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अंधाधुंध घोषणाएं किए जा रहे हैं, मरता क्या ना करता के स्टाइल में। होता है ना कि जब बुझने से पहले जोत फड़फड़ाती है, उस तरह से जो आ जाओ, किसान आ जाओ भैया तुम्हारे लिए योजना, महिला आ जाओ आपके लिए योजना, वगैरह वगैरह। तो इस पूरी चीज के बीच में अच्छा, उधर महिला पुरुष का एजेंडा चल ही रहा है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं लेकर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं, यहां लेकर आ रहे हैं, वहां लेकर आ रहे हैं। तो वो एजेंडा क्या था जिसको इस चुनाव के चलते लागू करते करते भारतीय जनता पार्टी ठिठक गई। एक झलक हिंदू मुसलमान की मिलती है रमेश विधुड़ी के बयान से। रमेश विधुड़ी के बयान का जिन लोगों ने विश्लेषण किया है, उन लोगों में कई लोगों ने उनकी जो भाषण है उसका, भाषण से पहले क्या बातचीत हुई सदन में, बाद में क्या बातचीत हुई, उनको किसने प्रवोक किया, इसको भी निकाला है, जानने की कोशिश की है। तो विधुड़ी ने जो कह दिया वो एक तरह से वो भी एक ध्रुवीकरण के एजेंडा को जन्म देता है, लेकिन उस पूरे ध्रुवीकरण के एजेंडा के बीच में विधुड़ी के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको भी देखना बड़ा बनता है। जिन जिन लोगों ने उनके समर्थन में, हर्षवर्धन ने तो बिल्कुल हाथ झाड़ लिया कि मैं कभी इसका समर्थन नहीं दे सकता हूं, रविशंकर प्रसाद ने भी हाथ झाड़ लिया, राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली, बचा कौन, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग,
मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग। मुख्तार अब्बास नकवी ने अगर इस मामले पर ये उल्टा सीधा जो भी बयान उन्होंने ये दिया है कि कांग्रेस में जाने के लिए इतनी ज़्यादा ये कसरत की है उस पीड़ित सांसद ने, तो कम से कम मुख्तार अब्बास नकवी का नाम तो लोगों ने सुन लिया कि अच्छा ये आदमी है ऐसा कोई दुनिया में धरा पे, वरना तो गायब है, उनको तो एकदम साइडलाइन लगा दिया गया है। तो उस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह दिखाई देते। तो जिस दिन बृजभूषण शरण सिंह ये सारी बातें कर रहे थे, उसके दूसरे दिन अदालत में दिल्ली पुलिस ने उनकी पोल खोल दी है। दिल्ली पुलिस में अमित शाह के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस ने कहा है कोर्ट में कि हाँ, इस आदमी ने इसको जब जब जहां जहां मौका मिला महिला पहलवानों की अस्मिता से खेलने की कोशिश की। ये निचोड़ है उस बात का जो बार बार विधानसभा, माफ कीजिए, अदालत में दिल्ली पुलिस ने कही है। तो फिर लौट के वहीं चिंतन पड़ता है, अब क्या होगा, क्या करने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी खालिस्तान का फ्रंट खोल चुके हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की मैं एक मजबूत देशभक्त हूं, देश नहीं झुकने दूंगा टाइप का। लेकिन इस पूरे के पूरे चक्कर के बीच में जो निचोड़ सामने आ रहा है वो ये कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो मोदी जी कह नहीं पाए और सह भी नहीं पाए। याद कीजिए, मोदी जी के साथ में जब भी कोई मुसीबत होती है, जब भी कोई फंसते हैं, जब भी कहीं गिरते हैं, जैसे कि नोटबंदी में जब वो घिरने लगे तो उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। पंजाब के चुनाव से पहले वो वहाँ चन्नी रास्ते में जा रहे थे, प्रदर्शन हो गया, उनको वापस लौटना पड़ा। बहुत सवाल उठे थे कि वे सड़क मार्ग से जा ही क्यों रहे थे, हेलीकॉप्टर से चले जाते, बहुत सारी बातें थी। लेकिन वो जाते जाते लौटते वक्त ये कह गए कि उनको थैंक यू कहिएगा, मेरी जान बच गई। और ऐसा लगा कि जानबूझ के पंजाब सरकार ने कर दिया कि इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई, उसके बाद इंक्वायरी हवा हो गई। तो क्या मोदी जी इस पूरे दौर में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके प्रति जो इमोशंस हैं उनको वोट में बदल दे? देखिए, एक चीज़ कड़वा सच है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। आप जो है वो एक विकल्प की बात कर रहे हैं, इंडिया एक विकल्प है मोदी जी का, डेफिनेटली है, एक मजबूत विकल्प है, और उस विकल्प के सब मिला के वोट मोदी जी को चुनौती देने की हालत में तो है। लेकिन मोदी जी का जो डेडिकेटेड वोटर है, जब मैं देखता हूँ, पार्क में जाता हूँ, वहाँ मुझे लोग मिलते हैं, तो जो डेडिकेटेड वोटर है, जो मोदी जी का समर्पित वोटर है, उसके पास अब विकल्प आ गया है। लेकिन क्या वो विकल्प चुनना चाहता है? क्या वो उस विकल्प की तरफ जाना चाहता है? एक मोटे तौर पे, आम तौर पे जो मोदी जी का बहुत कट्टर समर्थक है, उसके हाव भाव से ये कतई नहीं लगता कि वो उनके विकल्प की तलाश कर रहा है। और फिर भी अगर मोदी जी को लगता है कि वो लुढ़क के इधर उधर जा सकता है, तो फिर कहीं लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूं, मोदी जी फिर कहेंगे मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, कुछ लोग भारत को सुरक्षित देख नहीं पा रहे हैं, भारत को गौरवशाली ऊंचाइयों पे नहीं देख पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये सवाल, बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या मोदी जी करना क्या चाहते थे विशेष सत्र में, और मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है जो वो उस समय कर नहीं पाए। राहुल गांधी ने कहा है कि वो भारत का नाम इंडिया करना चाहते थे। एक एजेंडा जो विपक्ष ने खड़ा किया, उस एजेंडा पे आगे जाकर इंडिया इंडिया करके पहले ही बहुत बेइज्जती कराई उन्होंने, भारत बनाम इंडिया करके। उसका कुछ किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ इन्हीं को नुकसान हुआ कि उनका एक नाम देना इतना बड़ा इशू बन गया कि आपको सब कुछ करना पड़ रहा है, और देश का नाम भी बदलते तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। तो हो सकता है भाई राहुल गांधी सही कह रहे हो, यही एजेंडा उनका रहा हो जिस पे उनको बैक करना पड़ा है। लेकिन कुछ ना कुछ है जो इतना ऑब्वियस नहीं है कि जिसको हम आसानी से अंदाजा लगा सकें, लेकिन वो ऐसा है कि जिसको इन्होंने फिलहाल टाल दिया है। इसलिए हमको सावधान तो रहना ही पड़ेगा। आने वाले समय में हमसे ज्यादा
उन पार्टियों को सावधान रहना होगा जो उनके मुकाबले हैं। क्या कोई कानून में बदलाव ऐसा आ सकता है जिसके ज़रिए मीडिया पे, यूट्यूबर्स पे, दूसरे लोगों पे क्रैकडाउन किया जाए, दूसरी चीज़ें की जाएं? जो भी है भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि इस महिला आरक्षण विधेयक जिसको 10 साल बाद लागू होना है, उसके लिए ऐसा इमरजेंसी में गणेश चतुर्थी के टाइम पे, जब महाराष्ट्र में गणेश उत्सव चल रहा है, जबरदस्ती लोगों को बुला के यहाँ पे और वो सत्र आयोजित करना, ये समझ में नहीं आया। जो काम आराम से 4 दिन बाद भी हो सकता था या हफ्ते भर पहले भी हो सकता था, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हो जाता। जिस चीज को होना है आपका जाके लागू 10 साल में, उसको 6 महीने बाद पास करा लेते हैं। तो कुछ ना कुछ पेच है, और वो पेच क्या है, इसको लेकर जो है ना एक सवाल लगातार मन में रहेगा। आप हमारे सुधी दर्शक हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे मुझसे भी कहीं अधिक अध्ययन करते हैं, समझदार हैं, उनको जानकारियां हैं। तो क्यों नहीं आप कमेंट के जरिए बताते कि वो क्या एजेंडा रहा होगा जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया, और वो एजेंडा अभी भी गुप्त है। अपने दोस्तों से भी साझा कीजिए, शायद वो कुछ बता सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। नमस्कार, जय हिंद।